आज स्लीपी टेल्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इवेंट ऑफ द ग्रेट फायर ऑफ कोपेनहेगन के बारे में जानेंगे। एक ऐसा इवेंट जिसने डेनमार्क में स्थित कोपेनहेगन के आधे से ज्यादा शहर के हिस्से को राख कर दिया। सन 1728 की एक सर्द अक्टूबर की रात में कोपेनहेगन शहर के दिल में एक चिंगारी जो आग को प्रेरित कर रही थी, जिसने शहर को आग के सैलाब में समा लिया था। 3 दिन तक जलते हुए ये आग लगभग 1/3 शहर को भस्म कर गई। रास्तों और लकड़ी के घरों को अग्नि ने भस्म कर दिया। महान मंदिरों से लेकर छोटे घरों तक कोई भी इमारत उसके क्रोध भरी ज्वालाओं से बची नहीं, जिससे शहर के लगभग 25% हिस्से के लोग बेघर हो गए और अनेक कीमती वस्तुएं राख हो गई। ये थी कोपेनहेगन की विध्वंसी आग, एक भयानक प्रकरण जो शहर के दृष्टिकोण को पुनर्स्थापित कर गई और जिसे हमेशा के लिए लोगों की स्मृति में छुपा लिया गया। ट्रांसदी और आग की लपटों से उभारती फिनिक्स की अदम्य भावना दोनों का एक प्रमाण। आग शहर के मध्यकालीन खंड के घनी आबादी वाले लकड़ी के फ्रेम वाले घरों में लगी, विशेष रूप से गैमेल्टोरग नामक प्लाजा के पश्चिम क्षेत्र में। इस क्षेत्र में छोटी गलियां, लकड़ी की इमारतें और ज्वलनशील खपराइल के रूफ शामिल हैं, जैसे कोई माचिस की डिबिया प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा में हो। 1728 में कोपेनहेगन की भीषण आग से लड़ना एक अजेय नरक के विरुद्ध एक हताश संघर्ष साबित हुआ। उस समय की अग्निशमन तकनीक सामान्य थी और लोगों को आग से लड़ाने के लिए सरलता और साहस पर निर्भर रहना पड़ता था। आग से निपटने के लिए बाल्टी ब्रिगेड यानी पानी से भरी बाल्टियां हाथों में लिए लोगों का समूह, हैंडपंप, हुक और सीढ़ी सहित विभिन्न उपाय अपनाए गए। बाल्टी ब्रिगेड ने पानी से भरे बाल्टियां लेकर लोगों की लंबी कतारें बनाई, लेकिन यह श्रमसाध्य प्रक्रिया महाकाय आग की तीव्रता के सामने अपर्याप्त साबित हुई। हैंडपंप का उपयोग कुओं और नहरों से पानी खींचने के लिए किया गया, लेकिन उनके सीमित दबाव और क्षमता ने उन्हें ऊंची मंजिलों तक पहुंचने या बड़ी आग को नियंत्रित कराने में अप्रभावी बना दिया। अग्निशामकों ने ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने के लिए जलते हुए मलबे और सीढ़ियों को खींचने के लिए हुक का इस्तेमाल किया, जिससे आग रोकने का प्रयास किया गया। हताशाजनक कदम भी उठाए गए, जिनमें इमारतों को ध्वस्त करना और आग के प्रवाह को ब्रेक करने के लिए विस्फोटकों यानी एक्सप्लोसिव्स का उपयोग शामिल था। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सर पेडर कोफोर्ड एंकर ने भयावहता का स्पष्ट रूप से वर्णन किया। वो कहते हैं, आग एक ड्रैगन की तरह हम पर घिरी। आग की लपटें भूखे जानवरों की तरह भड़क उठी, भयानकता से घरों और चर्चेस को निगल गई। एक और व्यक्ति कैरन जेम्सडाटर, एक दुकानदार ने अपने जीवन को राख में तब्दील होते हुए देखा, जबकि एक और शख्स मिस्टर नील्स हेंसन, एक नाविक, अपने शहर को खंडारों में देखने के लिए समुद्र से लौटा। देखा लोग चारों ओर खौफ से घिरे होकर भी लोगों को तबाही के बीच एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कोपेनहेगन की आग 20 अक्टूबर की शाम से 23 अक्टूबर की सुबह तक लगभग 63 घंटों तक भयावह रूप से भड़कती रही। पूरे 3 दिन और रातों तक निरंतर लपटों ने इस मध्यकालीन शहर के लगभग आधे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। घरों, चर्चों और पूर्ण सांस्कृतिक खजानों को भस्म कर दिया। यह वास्तव में विनाशकारी घटना थी जिसने कोपेनहेगन के भविष्य और चरित्र को हमेशा के लिए बदल दिया। 1728 में कोपेनहेगन की भीषण आग ने शहर के लगभग आधे हिस्से को जलाकर राख कर दिया और इतिहास और प्राचीन खजानों को अपने आगोश में ले लिया। मानव जीवन पर प्रभाव विनाशकारी था। शहर के आबाद का 5वां हिस्सा बेघर हो गया। उल्लेखनीय नुकसान में ट्रिनिटिस चर्च शामिल है, जो एक प्रतिष्ठित चर्च है जिसमें विश्वविद्यालय पुस्तकालय है, जिसमें मेडिवल पांडुलिपियों और दुर्लभ पुस्तकों का व्यापक संग्रह है। कनिक्सट्रॉड नामक जगह जिनमें प्रोफेसर्स के घर अथवा विश्वविद्यालय के विद्वान रहते थे, वो भी आग की चपेट में आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप निजी पुस्तकालय और शोध सामग्री नष्ट हो गई। गैलरीज, म्यूजियम्स और निजी संग्रहों में संभवतः मूल्यवान कलाकृतियां और ऐतिहासिक कलाकृतियां रखी हुई थी, जो विभिन्न युगों और कलात्मक शैलियों का प्रतिनिधित्व करती है, वो सभी नष्ट हो गई। आग के बाद डेनमार्क के पड़ोसी देशों और मित्र राज्यों ने कोपेनहेगन को सहायता और समर्थन दिया। ऐतिहासिक राइवलरी के बावजूद स्वीडन ने तत्काल सहायता प्रदान की, जिसमें भोजन और निर्माण सामग्री से लदे जहाज भी शामिल थे। नॉर्वे ने पुनर्निर्माण के लिए लकड़ी का परिवहन किया और गोतातोप के डच राज्य ने अग्निशामकों को और कुशल मजदूरों को भेजा।
रोमन साम्राज्य और बाकी डच गणराज्य देशों ने आर्थिक और भौतिक सहायता प्रदान की, जबकि विभिन्न यूरोपीय शहरों ने फंडरेजिंग अभियान चलाए। फ्रांस, इंग्लैंड और पेपल राज्य ने भी अपना सहयोग जताया। हालांकि आग के दौरान हुए जानवरों के जीवन के नुकसान के रिकॉर्ड दुर्लभ हैं, लेकिन ये मान लेना उचित है कि कहीं जानवर आवारा और परिवार से संबंधित आग में नष्ट हो गए। उस युग के दौरान घने लकड़ी के घरों और शहर की सीमा के भीतर पशुओं को रखने की आम प्रथा ने संभावना आपदा के इस दुख पहलू में योगदान दिया। कोपेनहेगन का भीषण आग का शहर के इकोसिस्टम पर पारिस्थितिक प्रभाव पर्याप्त था। तत्काल आवास विनाश, वायु और जल प्रदूषण और इकोलॉजिकल फूड चेन को भी प्रभावित किया। हरे भरे बगीचे नष्ट हो गए, जिससे छोटे स्तनधारी पक्षी और कीड़े मकोड़े संघात हुए। जलती हुई सामग्रियों से वायु प्रदूषण ने श्वसन स्वास्थ्य को प्रभावित किया और नहरों में गिरने वाले मलबों ने जल को प्रदूषित किया। तबाही के बावजूद कोपेनहेगन ने झुकने से इनकार कर दिया। किंग क्रिश्चियन 6 ने मध्य युगीन यानी मेडिवल सड़कों को बदलने के लिए चौड़े आग प्रतिरूपी सड़कों का निर्माण करते हुए एक स्मारक या पुनर्निर्माण प्रयास का नेतृत्व किया। भव्य बारोक आर्किटेक्चर की विशेषता वाला प्रतिष्ठित फ्रेडरिक्सटेड गांव शहर के बहुमुखी के प्रतीक के रूप में उभरा, राख से उभरते एक फीनिक्स पंछी की तरह। डेनमार्क में स्थित कोपेनहेगन की लगी आग प्रकृति की विनाशकारी शक्ति, साथ साथ मानवीय करुणा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ताकत की भी याद दिलाती है। शहर का पुनर्निर्माण इसके लोगों की ऑप्टिमिस्टिक भावना और पूरे यूरोप में पड़ोसियों और दोस्तों से मिले अमूल्य समर्थन का प्रमाण है। भीषण आग ने भले ही कोपेनहेगन को झुलसा दिया हो, लेकिन यह इसके इतिहास का एक ऐसा अध्याय भी बन गया है जो सबसे अंधेरे क्षणों के बावजूद राख से उठे, पुनर्निर्माण करें और पनपने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। शुक्रिया आप सभी का स्लीपी टेल्स के इस एपिसोड में इतिहास के इस विषय पर हमारे साथ बने रहने के लिए। हमेशा की तरह सवाल पूछते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।